नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाई, केम छो, वेरी प्लेजेंट एंड वार्म इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। गाइस यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो काफी सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा और उन्होंने पूछा कि सर एसएससी जेईई 2024 का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, मतलब हमारे मार्क्स किसी ना किसी एक पॉइंट पे आकर के रुक जाते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है। जब आप तैयारी कर रहे होते हो और तैयारी करते समय अगर आप लोगों के मार्क्स किसी एक पॉइंट पे रुक जा रहे हैं तो उसको किस तरीके से सॉल्व करें सो दैट हमारे मार्क्स वापस से बढ़ने लग जाएं, इसके बारे में गाइज आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट देने वाला हूं और कॉन्सेप्ट होगा कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन का। अब जब हम बात करते हैं इंट्रोस्पेक्शन, इसका कहने का मतलब क्या हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम सेल्फ एवेल्युएशन करते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, है ना। रीजंस टू गेट लेस मार्क्स, ये क्या क्या हो सकते हैं। अगर हम उन कमियों पे सुधार कर लें तो हमारे मार्क्स बढ़ने लग जाते हैं। वो कमियां ही हमें पता नहीं चल पाती। तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे जिन चीजों पे हम वर्कआउट करेंगे तो हमारी चीजें बेहतर होंगी। अब जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि एग्जाम में 100 टेक्निकल क्वेश्चंस आने और 100 नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस आने, और ये थ्योरी, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन है, ये आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों जगह पर लगेगा। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। हमें पता होना चाहिए दैट रीजंस टू गेट लेस मार्क्स क्यों है, क्यों हमें कम मार्क्स मिल रहे हैं या फिर हमारे मार्क्स किसी एक जगह पर आ करके रुक गए हैं, इससे बढ़ नहीं रहे, इससे बढ़ाना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों उनके रीजंस देखते हैं। तो गाइज अगर मैं रीजंस के बारे में बात करूं तो मैंने कुछ रीजंस लिखे हुए हैं। सबसे पहला रीजन लिखा हुआ है लिमिटेड टाइम। गाइज अगर देखा जाए तो आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कभी आप एग्जाम में जाते हैं तो आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 200 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट्स का टाइम होता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वेश्चंस को अगर देखें और उन्हें पर्याप्त टाइम मिल जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व भी कर ले जाएंगे, लेकिन उनके पास सिर्फ 120 मिनट होते हैं जिसमें उन्हें 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और वहीं पर ही प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोगों का टाइम लिमिट को लेकर के क्वेश्चन है तो गाइज इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोग जब भी कभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम स्टॉप वॉच लगा के नहीं करते, है ना। जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते हुए चले जाते हैं, काफी सारी क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम कभी भी टाइम लिमिट के अंदर नहीं करते। तो टाइम लिमिट में क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आप 20 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सोचिए कि क्या इन 20 क्वेश्चन को मैं 5 मिनट में या फिर 10 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं, या फिर क्या इन 20 क्वेश्चंस को मैं 8 मिनट में सॉल्व कर सकता हूं। 8 मिनट का स्टॉप वॉच लगा लीजिए और इन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस तो बन रहे हैं लेकिन टाइम लिमिट पे नहीं कर पा रहे हैं। मतलब 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में से 170 175 क्वेश्चन तो सही कर ही दूंगा सर अगर मुझे 2 की जगह 3 घंटे मिल जाए, लेकिन 3 घंटे नहीं है ना। ऐसा तो बहुत सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। फिर आप में ऐसा क्या चीज अच्छी है, टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना है तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करना शुरू करिए, इस प्रॉब्लम से आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद एक दूसरी प्रॉब्लम होती है अप्रोच। जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसी भी क्वेश्चन की एक राइट अप्रोच होती है। देखो किसी भी डेस्टिनेशन पे जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। कुछ रास्तों में टाइम ज्यादा लगेगा, कुछ रास्तों में टाइम कम लगेगा, कुछ रास्तों में तो आप लोग बहुत शॉर्टकट से पहुंच जाओगे। तो अप्रोच आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए। अगर अप्रोच में प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी अप्रोच बदल के देखिए, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो होता है। कई बार हमसे क्वेश्चन बन रहा होता है लेकिन हमने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा नहीं, हमारी अप्रोच कहीं और चली गई और उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन पढ़ भी लिया, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अप्रोच गलत लगा दी तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो पहले हमको हमारी अप्रोच पे वर्क करना है। अप्रोच में कैसे वर्क किया जा सकता है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करे हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व करे, उसमें देखिए किस किस क्वेश्चन में मुझे टाइम ज्यादा लगा है। आपको पता चल जाएगा 8 10 15 20 ऐसे ही क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको टाइम सबसे ज़्यादा लगा होगा। उस क्वेश्चन को उठाइए और सोचिए इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे किया जा सकता है। क्या ऐसा कुछ खास था इसमें, या फिर ऐसा क्या था जिसमें इसमें मुझे इतना टाइम लगवा दिया, राइट। तो ये वाली चीज़ को रखनी है। फिर उसके बाद गाइज तीसरी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहीं ना कहीं अप्रोच से ही कनेक्टेड है, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा अलग रखता हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में बता दूं कि गाइज जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसा करता हूँ, मैं हीट ट्रांसफर का एक टॉपिक उठा लेता हूँ, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन से जो मेरे क्वेश्चन आने वाले हैं, मैंने हीट ट्रांसफर पे कंडक्शन उठा लिया, या फिर थर्मोडायनेमिक्स में मैं कुछ उठा लेता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन थ्योरी तो समझ में आ गई, लेकिन सर जब मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं तो वो क्वेश्चन मुझसे बन नहीं रहा। तो इसका कहने का मतलब समझ रहे हो कि जो थ्योरी पढ़ी है उसके कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को अभी भी क्लियर नहीं है, आप उनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्वेश्चन के साथ। क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बनना चाहिए।
भाई अगर मैं आपको सब कुछ बता दूं कि सर ऊपर होता है, पैर नीचे होते हैं, हाथ दाएं बाएं होते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया और फिर उसके बाद आपने बोला हाँ समझ में आ गया। मैं पूछा बताओ बेटा जो बाल हैं वो कहाँ है, आपने बोला सर फेस पर है। बिल्कुल सही बात है, आपने सही बोला। लेकिन अगर मैं हेयर के बारे में बात करूँ तो हेयर तो ये है ना, इनको तो बियर्ड बोलते हैं। ऑल दो हिंदी में तो ऑब्वियसली बाल ही बोल रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बियर्ड है ना, ये तो दाढ़ी है। हिंदी में तो हम इसे दाढ़ी और मूंछ बोलते हैं, हम इसे बाल थोड़ी ना बोलते हैं। इन जनरल हम जब बात करते हैं तो हम इनको बाल ही बोलते हैं। तो बाल ये होते हैं, तो बाल कहाँ, फेस पे, राइट। तो फेस पे आंसर गलत हो जाएगा। अप्रोच सही लगानी है। तो अप्रोच कब आएगी, जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की भी आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो थ्योरी पढ़ रहे हो वो कितने अच्छे से आपको समझ में आ रही है। फिर उसके बाद एक पॉइंट और होता है जिसे हम कहते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फंस जाते हैं। देखो फंसना जरूरी भी हो जाता है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल डाले ही इसीलिए जाते हैं ताकि आप फंसें, आप टाइम वेस्ट करें। कई सारे न्यूमेरिकल होते हैं पुट द वैल्यू गेट द आंसर पे बन जाते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की भी टेक्निक मैंने आप लोगों को बताई हुई थी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या करना होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज़ देखनी है और वो क्या है कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कितना क्वेश्चन में डेटा दिया है, क्या इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है वो मुझसे बनता है, अगर बनता है तो उसमें फॉर्मूला क्या लगा करके मैं बना सकता हूं, और जो गिवन डेटा दिया है वो किस फॉर्मूले के साथ फिट बैठता है, उसके बेसिस में आंसर दीजिए। आपका आंसर हमेशा सही होगा। इसके बाद गाइज अगर मैं अगले रीजन की बात करूं तो अगला रीजन होता है मॉक टेस्ट एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर आप लोग मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। ये आपके मार्क्स को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूं कि आप लोगों का 100 मार्क्स का जो 100 क्वेश्चन से 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से आप लोगों से 80 क्वेश्चंस करेक्ट हुए, 20 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए। हम 80 क्वेश्चन देख करके खुश हो जाते हैं, लेकिन जो 20 क्वेश्चंस गलत हुए हैं इनके बारे में नहीं सोचते। तो गाइज अगर आप लोग मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं कर रहे तो करिए और सोचिए कि ये 20 क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं ये क्यों गलत हुए हैं, इनका कौन सा टॉपिक था जो मुझसे नहीं पढ़ा गया या फिर जो मुझे याद नहीं है, इनका कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था जो मुझसे बना नहीं, इसमें मैंने ऐसी कौन सी अप्रोच लगाई थी जो मुझसे गलत हो गई। ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मतलब जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो आज भी सही हो रहे हैं, वो एग्जाम में भी सही होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आज गलत हो रहे हैं अगर उसकी एनालिसिस नहीं करी, उसके बारे में फिर से पढ़ा नहीं, तो फिर एग्जाम में भी गलत होंगे। तो हमेशा मार्क्स बढ़ाने हैं तो 80 मार्क्स तो आ ही रहे हैं, मार्क्स कैसे और बढ़ेंगे जब आप इन 20 क्वेश्चंस को इंक्रीज करोगे। ये 20 क्वेश्चंस जो है मतलब इंक्रीज करने वाला गलत क्वेश्चन इंक्रीज नहीं करना है, इन 20 क्वेश्चन से उस ऊपर वाले में लेके जाना है। मतलब ये जब 15 होंगे तो आपके मार्क्स 85 होंगे, जब ये 10 होंगे तो आपके मार्क्स 90 हो जाएंगे। तो गाइज इस तरीके से भी आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो, इसमें बहुत ध्यान देना। फिर उसके बाद एक और रीजन होता है मार्क्स ना बढ़ने की, वो होता है रिवीजन। हमको लगता है कि हमने पढ़ लिया है। भाई सिंपल सी बात है, एक ही जोक पर आप 10 बार नहीं हंस सकते, है ना। उतने इंटरेस्ट के साथ नहीं हंसोगे। अगर मैं आपको कोई एक जोक सुनाऊं, आपको अच्छा लगे आप अभी हंसोगे, दूसरी बार सुनो आप थोड़ा हंसोगे, तीसरी बार सुनो आप और हंसोगे, चौथी बार सुनोगे आप बोर होने लग जाओगे। और रिवीजन भी ऐसा ही कुछ होता है। रिवीजन में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल जो कन्वेंशनल रिवीजन चल रहा है वैसे ही कर रहे हैं, कॉपी किताब खोल करके बैठ जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं, हाँ ये भी बनता है, ये भी बनता है, ये भी बनता है। रिवीजन में हम बोर होने लग जाते हैं। 8 बार 10 बार किसी सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया, बोर हो जाएंगे। तो रिवीजन की टेक्निक को बदलना पड़ेगा। रिवीजन की टेक्निक आप किस तरीके से बदल सकते हैं, तो रिवीजन की टेक्निक के लिए देखो 2-3 चीजें आप रिवीजन कर सकते हो थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बढ़िया तरीके से आप सीख जाओगे, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ब्लैंक पेपर लो, ठीक है, सारी कॉपी किताबें बंद कर दो और कॉपी किताबें बंद करने के बाद कोई भी ब्लैंक पेपर लेकर के उसके ऊपर टॉपिक लिख लो जिस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है, और सोचो इस टॉपिक के बारे में मुझे क्या क्या पता है, और उन सारे के सारे टॉपिक्स की जितनी भी पॉइंट्स हैं उनको इधर पे लिखना शुरू कर दो। फॉर्मूले और मूले जो कुछ भी आता है लिखना शुरू कर दो। आप देखना 10 पॉइंट के बाद आपके पास 11 पॉइंट मिलेंगे, 11वां पॉइंट मिलेगा नहीं, आप भूल चुके होगे। मैक्स टू मैक्स 10 पॉइंट बोल रहा हूं। तो जब तुम इस तरीके से रिवाइज करोगे तो थोड़ा सा नया भी होगा। फिर उसके बाद गाइस रिवीजन करने की एक और अच्छी टेक्निक है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं, और वो क्या है, ऑडियो नोट्स। ऑडियो नोट्स आज की डेट में नेसेसरी हो चुका है,
क्योंकि कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रात को लेट गए, नींद नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं, फोन चलाने लग जाते हैं, फिर 2 घंटे की और नींद चली आती है। नींद नहीं आ रही, हेडफोन लगाओ, अपने ही नोट सुनना शुरू कर दो, बढ़िया अच्छे तरीके से ऑडियो नोट्स में आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा रीजन होता है हमारे नंबर कम आने का, और वो होता है कॉन्फिडेंस। हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमने सब कुछ पढ़ लिया, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी सही है, अप्रोच भी सही है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सही है कि नहीं है, ये जो मैंने आंसर लगाया ये सही है कि नहीं है। तो अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड योर हार्ड वर्क। जब तक तुम खुद के ऊपर भरोसा नहीं रखोगे, जब तक तुम खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, आंसर गलत होंगे। मुझे पता है आप लोगों में से जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हाँ जी सर ऐसा होता है। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए उनमें से कोई एक पॉइंट तो आप लोगों के साथ भी होगा। हो सकता है बनती हुई चीज़ गलत हो जाए। वो कब होता है? जब आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। कि क्वेश्चन बन रहा था, मैंने टिक भी सही लगाया था, लेकिन मुझे लगा कि नहीं ये गलत है, तो मैंने बी क्वेश्चन पे टिक लगा दिया, फिर दूसरे ऑप्शन पे टिक लगा दिया और गलत हो गया। पहले मैंने सही लगाया था। तो जो पहले मैंने सही लगाया था वो वाली चीज होती है, उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो गाइस ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लोगों को एक जगह मिलता है। और वो जो एक जगह है वो क्या है? जहां पर मैं आप लोगों के लिए डेली इन सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, अपने तरीके से प्रैक्टिस करवा रहा हूं डेली। कब? 5 PM पर। अगर आप सभी लोग नहीं आते हैं तो डेली 5 PM पर मेरी जो क्लास होती है यूट्यूब पर, यूट्यूब की क्लास लेना शुरू कर दीजिए। कॉन्फिडेंस भी आएगा, मैं गुमराह भी करूंगा, बताऊंगा भी कि बेटा यहां पे फंसना नहीं है, और फंसाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखना कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा इंक्रीज होता है, राइट? तो यूट्यूब की क्लास होती है, उस क्लास को लेना शुरू करिए। जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, मैं अपने कॉन्सेप्ट्स भी बताता हुआ जाता हूं, जहां पर आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मिल रहे होते हैं। होमवर्क क्वेश्चन भी देता हूं। तो डेली यूट्यूब की 5 PM की क्लास लेना शुरू कर दीजिए। साथ में गाइस 2 आप लोगों को एंटीबायोटिक्स भी बता रहा हूं, वो एंटीबायोटिक्स भी ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तबीयत खराब होती है और कुछ भी इन्फेक्शन हो जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उसका पूरा कोर्स करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स में आप लोगों को 2 बता रहा हूं। एक पहली एंटीबायोटिक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक, बता दूंगा कैसे लेना है, उसको ज़रूर ले लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, राइट? और दूसरी एंटीबायोटिक जो हर किसी के पास होनी चाहिए अगर आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो आप लोगों की जो प्रिपरेशन के लिए जो एंटीबायोटिक है दूसरी वाली, वो है आप लोगों का महापैक। तो गाइज ये दोनों चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए, राइट? और इन दोनों चीजों से महापैक, इन दोनों चीजों से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसको कैसे लेना है ये भी आप लोगों को बता देता हूं। देखो जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सारी चीजें आप ही लोगों के लिए हैं, है ना? और ये आपका ही होल सोल डिसीजन होना चाहिए कि मुझे जाना है मतलब इसमें आगे और मेहनत करनी है कि नहीं करनी है ना? क्योंकि जब सिलेक्शन की बात आती है ना, तो फिर कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, है ना? क्योंकि अगर सिलेक्शन हो गया तो फिर जिंदगी सेट है, और सिलेक्शन के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आपको ये दोनों एंटीबायोटिक मिलेंगी वो बता रहा हूँ। तो गाइज जब भी कभी आपको ये एंटीबायोटिक्स चाहिए तो उसके लिए गाइज मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि आप गूगल क्रोम ओपन करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा Adda24/7, पहली वेबसाइट ओपन होगी, उसमें जाइएगा, ऑल कोर्सेज के अंदर जाइएगा। अब यहाँ पर AJE एग्जाम्स में क्लिक करिएगा। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग महापैक सिविल इंजीनियरिंग का, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का महापैक, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का महापैक। जैसे मैकेनिकल के बारे में बात करूँ तो इंजीनियरिंग महापैक आप लोगों को दिख रहा है, और इस महापैक में अभी चल रही है डबल वैलिडिटी, क्योंकि बहुत ही अच्छी सी बात है, डबल वैलिडिटी चलना भी चाहिए भाई साहब, है ना? जिससे हम लोगों को 1 साल का जो महापैक है वो 2 साल के लिए मिल जाता है। रामनवमी के उपलक्ष्य में आप लोगों को मिल भी रहा है, और इसमें जो प्राइस दिखा रहा है वो 2268 रुपये दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको और कम करते हैं, मैं आपको मैजिकल कूपन कोड बताता हूँ, उसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको सबसे सस्ता यही मिलेगा। और गाइज ये है Y166 लगा करके अप्लाई करिए, यही बैच आपका 2000 का हो जाएगा। और जब भी कभी आप लोग अपने एप्लीकेशन के थ्रू इसको लेंगे तो यही बैच आपको 1999 मतलब 2000 से कम में भी मिल जाएगा। तो गाइज ये चीज़ याद रखिएगा, 2 साल के लिए अगर देखा जाए 2000 रुपये में बैच मिल रहा है, मतलब 1000 रुपये पर ईयर की फीस हो गई, मतलब 365 दिन के लिए 1000 रुपये देने हैं। सोचो कितना ही कम है।
मतलब एक तरीके से देखा जाए 2 रुपए 3 रुपए की तैयारी हो रही है आप लोगों की, 2.5 रुपए 3 रुपए की तैयारी है डे की, है ना। तो ये इतनी कम इन्वेस्टमेंट में आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है और यही चीज़ हमें करनी है गाइस। तो आपको इसको अभी के अभी इनरोल कर लीजिए क्योंकि हर बार ये मौके नहीं मिलेंगे। ये बैच आप लोगों का 3200 रुपए का होता है जो अभी आप लोगों को 2000 का मिल रहा है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए। साथ में इसी बैच में जो वैलिडिटी होती है 1 ईयर की होती है लेकिन अभी 2 साल की वैलिडिटी है, तो इसको ज़रूर ले लीजिएगा। पहली एंटीबायोटिक। और दूसरी पावरफुल एंटीबायोटिक के बारे में बात कर लेता हूं। इंजीनियरिंग महापैक की जगह अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, एसएससी जेई। एसएससी जेई में गाइज नीचे जाइएगा तो आप लोगों को ये बुक दिखाई देगी। ये बुक आपकी दूसरी एंटीबायोटिक होगी क्योंकि इसमें आपको नोट्स बनाने की प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 साल लगा करके मैंने एक किताब लिखी है और इस किताब में आपको एसएससी जेई में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशन मिलेंगे। पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग 18 के 18 सब्जेक्ट मैंने इसमें लिख करके डाल दिए। साथ में आपको 149 रुपीज की ई बुक भी इसमें फ्री मिल जाएगी। और ये बैच ये जो बुक है ये आपको कितने की दिख रही है, 441 की। इसको और थोड़ा सस्ता करते हैं, यहां पर कूपन कोड लगाइएगा Y166S। देखो Y166 जब आप लगाते हो तो वो होता आपके किसी भी बैच के लिए, अड्डा 24/7 के किसी भी बैच में जाना Y166। और अगर कभी भी बुक्स या फिर टेस्ट सीरीज लेनी है तो Y166 के आगे S लगा दीजिए, ठीक है। इसको लगा करके अप्लाई करिए, यही बुक आपकी 430 की हो जाएगी। और अगर इसी बुक को एप्लीकेशन के थ्रू लोगे तो यही बुक आपको 415 की मिलेगी। तो गाइज ये बुक भी आपके पास होनी चाहिए। अब ये दो एंटीबायोटिक्स अगर आपके पास हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स पे, तो गाइज आप समझो कि आपके सिलेक्शन में बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है चीजें। तो देरी किस बात की, अभी जाइए जाकर के एनरोल करिए और इस बुक को लीजिए और बढ़िया वाली तैयारी करिए। जिसके पास ये किताब है वो महापैक में एनरोल कर ले, सही मौका है। और जिसके पास ये महापैक है ये बुक नहीं है तो इस बुक को भी ले ले, बहुत अच्छा मौका चल रहा है। और जिसके पास ना बुक है ना महापैक है तो मेरे लाल कहाँ थे तुम अभी तक, क्यों नहीं लिया, ले लो ताकि तैयारी बेस्ट हो। और उसके लिए महापैक और बुक दोनों एक साथ इन्वेस्ट कर देना। मैं बता रहा हूं आप लोगों को फायदा मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे तो फायदा नहीं मिल रहा, विद इन 7 डेज अपने पैसे रिफंड ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे फायदे की चीज़ बता रहा हूँ। अगर समझ में आ गया है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, इनरोल कर लेना सो दैट हम मिले सीधा बैचेस में, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।